माय डियर फ्रेंड, रेलवे स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आज आप एग्ज़ाम पैटर्न भी देख रहे हैं, कुछ पुराने पैटर्न पर ही बेस्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेरे साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में संविधान के कौन सा ऐसा राज्य है जो 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, यानी उससे वंचित है। असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी आप नागालैंड जो है वह 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों को कुछ विशेष दर्जा या कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि नागालैंड इसके तहत नहीं आता है। तो यहाँ पे नागालैंड के जगह पे आप मिजोरम को रखिए, और चारों जो ऑप्शन है वो चारों राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एंड्रोलॉजी, एडेफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, डेस्मोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा का प्रभाव, स्पेशली जो जीवित चीज़ मतलब आप पौधा समझ लीजिए, और मृदा का उस पर क्या प्रभाव होता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। आपका सही आंसर होगा बी नंबर, एडेफोलॉजी। यह जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है, एडेफोलॉजी। और एक आपसे पूछा जाता है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन जो होता है वह पीडोलॉजी में किया जाता है। और जीवित चीज़ों पर जैसे पौधे हो गए, तो उन सभी पे मृदा का जो प्रभाव होता है उसको हम एडेफोलॉजी कहते हैं। जल शोधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। सिरका, बेकिंग सोडा, एलम या फिर टार्ट्रिक एसिड। तो सही आंसर होगा सी नंबर, एलम। फिटकरी जो होता है, एलम का उपयोग जल शोधन के लिए, जल को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें बेकिंग सोडा का, तो इसे हम खाबर सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। सिरका या विनेगर, एसिटिक एसिड इसे हम कहते हैं। हमारा दंतवल्क, इनेमल, डैश से बना होता है। सबसे मजबूत जो चीज़ होता है हमारे शरीर में वह इनेमल ही होता है, इनेमल, दंतवल्क। तो यह किससे बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम ऑक्साइड से, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से। तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा दंतवल्क जो होता है यह बना हुआ होता है। किससे, ए नंबर सही आंसर होगा, कैल्शियम फॉस्फेट से। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं डैश होती है। तो ये कुछ मैथ से मिलता जुलता प्रश्न है। अगर एक रेखा है उस पर जितनी भी सारी रेखाएं होगी तो वह क्या होती है, लंबाई में बराबर, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक त्रिभुज बनाती है। और यह एनटीपीसी का, पिछले बार एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसमें सम्मिलित कर दिया है। तो एक रेखाओं पर जितनी भी अन्य लंबवत रेखाएं होती है वह आपस में समांतर होती है।
एक दूसरे के समांतर होती है, यानी बी नंबर सही आंसर होगा। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संरचना संचरण गति उच्चतम होती है? ये लैन, वैन, मेन, ये सारे नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाते हैं। और आपसे पूछा गया है कि इन नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी जो गति होती है, किससे डाटा फास्टली ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्शन दिया गया है लैन, वैन, मेन, लैन और वैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मेन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपसे ये सभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने फुल फॉर्म भी बताया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए नंबर, यानी लैन से होकर डेटा जो होता है वो बहुत ही फास्ट संचरण होता है। इंटरनेट टोपोलॉजी से ये सारे नेटवर्क टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और लैन, जैसे आप बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं तो वहाँ एक बिल्डिंग के अंतर्गत सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं लैन से, तो वहाँ पे जो फास्ट वर्क होता है वह इसी की वजह से होता है। और चूंकि लैन जो होता है एक छोटे से बिल्डिंग के लिए होता है या फिर छोटे से एरिया के लिए होता है, तो इसमें ऑब्वियसली स्पीड जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहला आंसर जो होगा वह सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली, मानव, तेंदुआ, घोड़ा। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टीथ होता है, होमोडोंट टीथ। मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए दांत के दो टाइप हैं। लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वह होमोडोंट टीथ होता है, और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वह हेट्रोडोंट टीथ होता है। तो ये दो टाइप के टीथ पाए जाते हैं। होमोडोंट टीथ किस में पाया जाता है आप फिगर देख के भी समझ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। तो बता ही देता हूँ, होमोडोंट टीथ जो होता है वह मछलियों में पाया जाता है। एक्चुअली ये जो दांत का आप संरचना देख रहे हैं ये शार्क या फिर ब्लू व्हेल वगैरह में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा, मछली सही आंसर होगा। निम्न में से किसमें होमोडोंट टीथ पाए जाते हैं? मछलियों में होमोडोंट टीथ पाए जाते हैं। मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यकृत के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, हार्ट के द्वारा या फेफड़े के द्वारा? मनुष्य में किसके द्वारा ताप नियमन होता है, यानी टेम्परेचर आपके बॉडी का कितना होगा या कौन सा चीज़ निर्धारित करता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर, यानी हाइपोथैलेमस जो होता है वह ताप नियमन, थर्मो रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। आप में जो भूख प्यास लगते हैं यह सभी के लिए जिम्मेदार हाइपोथैलेमस होता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? मैक, प्लूटो, सेरेस, एरिस। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? मैक, प्लूटो, सेरेस, एरिस। तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी प्लूटो। सेरेस जो है वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाया जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है। और एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ होता है सौरमंडल में? तो मैं आपको पिक्चर में समझाता हूँ कि एस्टेरॉयड बेल्ट किन किन ग्रहों के बीच में होता है। और उस एस्टेरॉयड बेल्ट में सेरेस नाम का ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह पाया जाता है। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट का राइट साइड में जो वाइट कलर बैकग्राउंड में दिखाया गया है वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट का है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में कुछ आपको स्पॉटेड दिखाई दे रहा होगा, जिसे मैंने एरो से यहाँ पे दिखाया है। तो वो सारे क्षुद्र ग्रह बेल्ट या एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं जो इन दोनों ग्रहों के बीच में होता है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड
किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, या क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। यह जो होता है एक तरह का धूल और मिट्टी की चट्टानों से बना होता है, और इसमें सबसे जो ड्वार्फ बौना प्लैनेट है जिसे हम सेरेस कहते हैं। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो लॉन टेनिस खेल होता है जिसमें आप देखते हैं विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, साल में ये 4 गेम होते हैं जो कि लॉन टेनिस से जुड़े हुए होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेलबोर्न, न्यूयॉर्क, बर्मिंघम, लंदन। सही आंसर होगा सी नंबर, आपका सही आंसर होगा, यानी बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम से यह खेल का शुरुआत माना जाता है। आधुनिक जो लॉन टेनिस खेल है या सी नंबर बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यस बैंक के वर्तमान सीईओ कौन हैं? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं वह इररिलेवेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जिस समय लिया गया था उस समय ये ऑप्शन सही थे और राणा कपूर इसका सही आंसर होता। लेकिन अभी जो है मैं आपको बताता हूँ यस बैंक के जो वर्तमान सीईओ, बस ये क्वेश्चन मैंने एक टाइप आपको बताने के लिए किया है कि बैंक जो महत्वपूर्ण बैंक हैं उनके सीईओ आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। उसी तरह यस बैंक के अभी जो वर्तमान सीईओ हैं वो हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक के जो वर्तमान सीईओ हैं प्रशांत कुमार। पोताला महल का क्या महत्व है? यह पोताला महल जो है तिब्बत में है, और आपको बताना है इसका क्या महत्व है। पहला, किन राजवंश के राजाओं का महल था? बी, नेपाली प्रधानमंत्री का वर्तमान निवास है। श्रीलंका में पाए गए महल का ध्वंसावशेष है, या फिर दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल है। ऐसे ही प्रश्न पिछले एनटीपीसी में पूछे गए हैं, हो सकता है या रिपीट भी हो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी दलाई लामा का सर्दियों के समय में जो पुराना आश्रय स्थल था उसे हम पोतला महल कहते हैं, और यह तिब्बत में स्थित है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? एच.जी. वेल्स, जॉर्ज बुलर, राल्फ ग्रिफिथ, एच.एच. विल्सन। मनुस्मृति जो भारतीय सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, मनुस्मृति सबसे पहला संविधान पूरे विश्व में यही था मनुस्मृति, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सही आंसर होगा बी नंबर, जॉर्ज बुलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बी नंबर सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया? 35वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन या 72वां संविधान संशोधन? सही आंसर होगा बी नंबर, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और किया क्या गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चेंजिंग किए गए थे, और इसे हम इसीलिए मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। 42वां संशोधन। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है?
अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। किस गैस में एक पंजेंट ऑर्डर या बहुत ही ज़्यादा जो स्मेल होता है वह किस में होता है? तो सही आंसर होगा ए नंबर, अमोनिया में बहुत ही ज़्यादा पंजेंट ऑर्डर होता है। और ये सल्फर का जो भी कंपाउंड होता है ना, उसमें एक तीखी गंध होती है। तो अमोनिया में भी NH4। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, ट्रांसपीरेशन। ये सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में इसी को डिफाइन करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी प्रिसिपिटेशन जो होता है जब पानी बादलों से धरती पर गिरता है उसे हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। इवेपोरेशन जब जल जो होता है वह वाष्प के रूप में, जब द्रव पदार्थ कोई भी वाष्प के रूप में परिणित होता है तो उसे हम इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। कंडेंसेशन जब बर्फ ठंडा होके द्रव अवस्था में आता है तो उसे हम, नहीं सॉरी, जब पानी ठंडा होकर बर्फ की अवस्था में जाता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन हिंदी में कहते हैं। यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जब जाता है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। द्रव अवस्था से जब गैसियस अवस्था में जाता है तो इवेपोरेशन कहते हैं। जब पानी बादलों से गिरता है तो उसे हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। और ट्रांसपीरेशन या पौधों से संबंधित होता है। जो ट्रांसपीरेशन जो पौधे के पत्तियों से जो जलवाष्प बाहर निकलता है जो छिद्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा, उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की बनी मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेश के तहत किया गया? एक लंबा इसने हिस्ट्री लिखा है, हालांकि इम्पोर्टेंट भी है। तो सीधा आप बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, किसने स्टार्ट करवाया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण स्टार्ट करवाया गया था। आप ईस्वी भी याद कर लीजिए, 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि वातावरण में देखी जाती है वह किसके कारण होता है? जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि से, सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से। देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्जाम से बाहर बच्चे आते हैं वह कुछ वन लाइनर आपको बता देते हैं, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपको पता भी नहीं होता है। और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको मल्टीपल चॉइस में भी या 4 ऑप्शन देगा और इसमें से 1 एंड 2, 2 एंड 3, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा देखे जाते हैं NTPC के एग्जाम में। तो सही जो आंसर होगा वह सी नंबर होगा, यानी 1, 2 और 3, ये तीनों चीज़ों से CO2 की वृद्धि होती है। जीवाश्म ईंधन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल के कारण, और वनों की कटाई से भी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है, और वाहनों की संख्या में वृद्धि से होता है। जबकि 4 नंबर सही नहीं होगा, क्योंकि सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वृद्धि नहीं होता है। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीकी किसके द्वारा विकसित किया गया? जो शिप जाता है उसमें जब तेल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है, किसी भी कारणवश तेल
पानी पे गिर जाता है, यानी समुद्र में गिरता है और वो ऊपर में ही तैरते रहता है, जिसके कारण ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण अंदर की मछलियाँ वगैरह मर जाती है। तो इसको तुरंत क्विकली हटाया जाता है। अगर तेल कहीं पे भी स्पिल हुआ है समुद्र में, तो उसे तुरंत हटाया जाता है। तो वो तकनीकी है तेल जैपट तकनीकी। तो इसका विकास किसने किया था? आईआईटी ने, टेरी ने, सीएसई ने या फिर इसरो ने? तो सही आंसर होगा बी नंबर, टेडी। द टेडी का फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको कभी कभी मुख्यालय भी पूछा जाता है, टेडी का मुख्यालय कहाँ है? तो टेडी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। TERI, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सही आंसर होगा बी। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी वाहनों में किस मिरर का प्रयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। देखिए किस तरह से स्टूडेंट को फंसाने के लिए ही अवतल उत्तल दर्पण करके नहीं दिया गया है या फिर समतल दर्पण नहीं लिखा गया है। जो इंग्लिश का वर्ड है सेम उसी को हिंदी में लिख दिया गया, कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉनकेव, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसीलिए मैं अपने जितने भी वीडियो हैं उसमें मैं इंग्लिश और हिंदी उस वर्ड का दोनों वर्ड बताता हूं, जिससे बच्चे को पता रहे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए नंबर, यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि बढ़ाने के लिए, यानी पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा रहता है वह कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसे हम हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। और कॉनकेव लेंस, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। प्लेन मिरर तो आप जानते ही हैं, समतल दर्पण। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा के नाम से जाना जाता है। यानी द सीट ऑफ होली बुद्धा कहाँ स्थित है आपको बताना है। जहाँ पे माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। धामेक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, सिंगारदार स्तूप स्वात घाटी, द्रोतुल या गंगटोक। तो सही आंसर होगा ए नंबर, धामेक स्तूप सारनाथ में। वैसे भी आप जानते हैं बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ आपको पता होगा, बट उस स्तूप का नाम याद रख लीजिए, धामेक स्तूप में दिया जाता है। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है सीट ऑफ द होली बुद्धा कहाँ पर स्थित है, तो वह भी धामेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। डैश पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था। कौन सा पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका के द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था? स्पुतनिक 1, अपोलो 11, जीसैट या एक्सप्लोरर 1? तो सही आंसर होगा डी नंबर, एक्सप्लोरर 1 जो था वह पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका के द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल फ्लावोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीनिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोस्फिल या फिर क्लोरोफिल? नीला, बैंगनी और लाल कलर जो पत्तियों या पौधे में पाया जाता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वर्णक वर्ड पत्तियों से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर, एंथोसाइनिन के द्वारा जो होता है यह नीला, बैंगनी और लाल रंग पत्तियों का होता है। सही आंसर होगा बी नंबर, एंथोसाइनिन। ये डैश आपको फिलअप करना है। डैश नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है और डैश डैश लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। आप फिलअप कीजिए।
ये लिटमस पत्र से संबंधित है। तो सही आंसर होगा डी नंबर, यानी अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, और क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। पूरे सेंटेंस को फिलअप करने के बाद सही आंसर डी नंबर होगा। तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ। अम्ल जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 उदासीन का पीएच मान होता है, और 7 से ज़्यादा जो भी होता है पीएच मान तो वह क्षार होता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। अब एक याद रखिए, नीला से लाल अम्ल करता है, तो अपोजिट जो हो जाएगा वो क्षार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं? यह खिलाड़ी का नाम है। मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, साइना नेहवाल, विजेंदर सिंह। किसे हरियाणा हरिकेन कहा जाता है? सही आंसर होगा बी नंबर, हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव को जाना जाता है। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये बुक का नाम है, ऑटोबायोग्राफी है उनका। ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अब्दुल कलाम, सैम पित्रोदा, नंदन नीलेकनी, अजीज प्रेमजी। तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी सैम पित्रोदा जो हैं उनका ही ये बुक है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, या उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। तो बी नंबर सही आंसर होगा। नेशनल आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर रास बिहारी बोस। INA इंडियन नेशनल आर्मी। सही आंसर होगा ए नंबर, मोहन सिंह भाकना के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। और इसका पुनर्संगठन किन्होंने किया था? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। याद रखिएगा, पहला गठन जो किया गया था वह मोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था, और इसको पुनः संगठित जो किया था वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहाँ पे आपको मैच मैच करना है। एक साइड डायनामाइट, डायनेमो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके आविष्कारक का नाम दिया गया है जे थॉमसन, माइकल फैराडे, अल्फ्रेड नोबेल, रदरफोर्ड। बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह सी नंबर आपका सही आंसर होगा, यानी डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था, और एक ही बचे न्यूट्रॉन का आविष्कार किन्होंने किया था? चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का तो आप याद ही कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन, प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया था। ये तीनों अगर याद हो जाए तो फिर डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर। एक बार फिर से आप देख लीजिए। जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल डायर को किसने मारा था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था, और इसमें जो जिम्मेदार था, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, वह जनरल डायर था। उसका हत्या लंदन में जाके भारतीय क्रांतिकारी ने किया था। आपको उनका नाम बताना है। सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, सरदार अजीत सिंह राजगुरु।
सही आंसर होगा बी नंबर, सरदार उधम सिंह ने यह शुभ कार्य किया था। लंदन में जाकर जनरल डायर को मारने वाले थे क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह। निम्नलिखित बिजली घरों में कौन सा दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? चंद्रपुर, दुर्गापुर, चंद्रपुर, मैथन, हम्पी। आपको सही विकल्प चूज करना है। कौन कौन सा जो है दामोदर घाटी परियोजना, भारत की सबसे पहली बिजली उत्पादन परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना है, और उसमें कौन कौन से जगह उसके तहत यानी दामोदर घाटी परियोजना के तहत कौन कौन सा बिजली घर जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी 1, 2 और 3, चंद्रपुर, दुर्गापुर और मैथन, ये तीनों बिजली घर दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है। कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो सही आंसर होगा सी नंबर, केरल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो है यह कृष्णाटम है। कृष्णाटम जो है यह केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन या फिर 300 मिलियन। तो सही आंसर होगा डी नंबर, 300 मिलियन हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। ल्यूकेमिया जो बीमारी है यह किस तरह की बीमारी है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। जब वाइट ब्लड सेल तेज़ी से बढ़ने लगता है शरीर में तो उसी को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। और आपको मालूम होगा 2020 में ही, और इनकी मृत्यु के बाद हमारे जो ऋषि कपूर थे उनकी मृत्यु के भी इसी ल्यूकेमिया नामक बीमारी से हुई थी। तो सही आंसर होगा ए नंबर, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का यह कैंसर है। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 29 के साथ। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 29 के साथ कल। आज तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें।